जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हार्डी विनबर्ग लॉ के बारे में और समझेंगे कि हार्डी विनबर्ग लॉ से कैसे सवाल आते हैं और हार्डी विनबर्ग लॉ होता क्या है। आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, हार्डी विनबर्ग लॉ की अगर हम बात करें, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक हार्डी साहब और एक विनबर्ग साहब। तो देखो यहाँ पर हार्डी साहब ने और विनबर्ग साहब ने इसे दिया था, इसलिए इसको हार्डी विनबर्ग लॉ बोला जाता है, पहली बात। और हार्डी साहब क्या थे? ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, मतलब ये गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। और विनबर्ग साहब क्या थे? ये जर्मन फिजिशियन थे, ठीक है। तो इन दोनों लोगों ने ये लॉ दिया है, इसलिए इसको हार्डी विनबर्ग लॉ बोला जाता है। अब इस लॉ की अगर हम बात करें कि ये लॉ बोलता क्या है, ये लॉ बताता क्या है हमको, तो यहां पर ये लॉ कहता क्या है? इन एन आइडियल पॉपुलेशन, किसी आइडियल पॉपुलेशन की बात कर रहा है, द एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीन आर स्टेबल। कोई आइडियल पॉपुलेशन है, उसका क्या होगा? एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो होगा जीन का, वो कैसा होगा? स्टेबल होगा। वो कैसा होगा? स्टेबल होगा। एंड कांस्टेंट, एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या देखने को मिले? एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है जीन की, ये कांस्टेंट दिखे, स्टेबल दिखे, स्टेबल दिखे। यहां सबसे पहले सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि सर आइडियल पॉपुलेशन क्या होता है। चलिए हम अगर देखें यहां पर आइडियल पॉपुलेशन के बारे में, आइडियल पॉपुलेशन का जो सबसे पहला पैरामीटर है कि पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? वेरी लार्ज पॉपुलेशन हो। वेरी लार्ज पॉपुलेशन को आइडियल पॉपुलेशन बोला जाएगा। और यहां पर आपसे बोला क्या है कि आइडियल पॉपुलेशन में जीन की जो फ्रीक्वेंसी है या एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्टेबल रहे और कैसी रहे? कांस्टेंट बनी रहे, ठीक है। मतलब उसमें कोई चेंजेस देखने को ना मिले। और चेंज अगर नहीं देखना है तो पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? वेरी लार्ज। सर यहां पर रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। आइडियल पॉपुलेशन की दूसरी खास बात, रैंडम मेटिंग, मतलब कोई भी जीनोटाइप या मेटिंग किसी भी जीनोटाइप और फिनोटाइप से हो जाए, मेटिंग किसी भी जीनोटाइप और फिनोटाइप वाले से हो जाए, इसी को रैंडम मेटिंग बोलेंगे। कोई फिक्स मेटिंग नहीं रहेगी, ठीक है। सर यहां पर नो जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन देखने को मिलेगा। आइडियल पॉपुलेशन की तीसरी खास बात कि जीन फ्लो देखने को ना मिले, मतलब कोई पॉपुलेशन से एग्जिट ना करे, इमाइग्रेशन ना शो करे, कोई नया पॉपुलेशन में इंटर ना करे, मतलब इमिग्रेशन ना हो। तो ना तो जीन माइग्रेशन देखने को मिलेगा, ना जीन फ्लो देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए मैंने लिखा है नो जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन। यहां पर फोर्थ पॉइंट की बात करें, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब एलिलिक फ्रीक्वेंसी में कोई रैंडम चेंज देखने को न मिले, ठीक है। हालांकि जेनेटिक ड्रिफ्ट की अगर हम बात करें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट किसे बोला जाता है? आप बोलेंगे सर चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी बाई चांस, मतलब बाई चांस एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए, रैंडम चेंज आ जाए, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो यहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं देखने को मिलना चाहिए। और कोई म्यूटेशन देखने को ना मिले। अगर म्यूटेशन हुआ तो आप बोलेंगे सर एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। और आइडियल पॉपुलेशन की खास बात क्या है कि वेरी लार्ज पॉपुलेशन होगा, रैंडम मेटिंग होगी, कोई जीन फ्लो देखने को ना मिले, मतलब कोई पॉपुलेशन में इंटर ना करे और कोई बाहर ना जाए, मतलब इमिग्रेशन या इमाइग्रेशन देखने को ना मिले। सर जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को ना मिले, नो म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन देखने को ना मिले, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी देखने को ना मिले, और नो नेचुरल सिलेक्शन। सर नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करें, जो भी बच्चा पैदा होता है तो सारे के सारे बच्चे तो सर्वाइव करते नहीं है, नेचर उनको सेलेक्ट करता है। इसके लिए हम लोग एक फिनोमिनन पढ़ते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब सर्वाइव वही करेगा जो फिटेस्ट होगा, जो फिट होगा। इसका मतलब नेचर सेलेक्ट करती है। तो यहां पर नेचुरल सिलेक्शन भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आइडियल पॉपुलेशन की अगर खास बात आपसे पूछी जाए तो टोटल 7 पॉइंट हैं कि सर वेरी लार्ज पॉपुलेशन होगा, रैंडम मेटिंग होगी, उसके बाद जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और आपका नेचुरल सिलेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहां पर सर एक खास बात है, अगर आपको जीन फ्लो देखने को मिला, अगर जीन फ्लो देखने को मिला, सर जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिली, जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिला, सर यहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन अगर आपको देखने को मिला, या म्यूटेशन देखने को मिला, या म्यूटेशन या नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिला, नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिला, तो ये 5 के पांचों पॉइंट क्या करते हैं? ये आपका वेरिएशन काज करते हैं। क्या करेंगे?
वेरिएशन काज करेंगे, वेरिएशन काजिंग है। और अगर वेरिएशन काज कर दिए तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में जो बातें बोली गई हैं वो क्या होंगी, वो सत्य नहीं होंगी। हालांकि नेचर में आइडियल पॉपुलेशन का पाया जाना नामुमकिन है। आप बोलेंगे सर म्यूटेशन देखने को मिल ही सकता है नेचर में, नेचुरल सिलेक्शन तो होता ही होता है सर। तो ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिनन आप समझ सकते हैं जो आपका हार्डी-विनबर्ग साहब ने दिया था। और अगर जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट या आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, ये सब चीजें अगर देखने को मिलती हैं तो आप मान के चलिए कि सर वेरिएशन आएगा। तो इसका मतलब हार्डी-विनबर्ग लॉ को ये पांचों फैक्टर अफेक्टेड करते हैं। क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है, अगर यहां पर नॉन रैंडम मेटिंग होगा तो वो भी क्या करेगा, प्रभावित कर लेगा। लेकिन मैंने रैंडम मेटिंग करके लिखा है। ठीक है, ये मैंने आइडियल पॉपुलेशन के बारे में बताया और ये कौन से वेरिएशन काज कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर वेरिएशन काज कर सकते हैं, उनके बारे में मैंने बताया। इसका मतलब ये पांचों फैक्टर आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि ये पांचों फैक्टर आपके क्या करते हैं, वेरिएशन काज करते हैं और हार्डी-विनबर्ग लॉ को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलें। अब देखो यहां पर हार्डी-विनबर्ग साहब ने, मैथमेटिशियन थे ही, उन्होंने क्या किया, कुछ इक्विलिब्रियम दिए या कुछ आप बोल सकते हैं इक्वेशंस दिए। अब इक्वेशन के बारे में अगर हम देखें तो देखिए यहां पर पी किसको रिप्रेजेंट करेगा, भाई कोई भी पॉपुलेशन है उसमें डोमिनेंट एलील की जो फ्रीक्वेंसी है उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम पी से। मतलब पी रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। और क्यू किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। भाई कोई भी पॉपुलेशन है वहां पर रिसेसिव एलील्स भी देखने को मिलेंगे, डोमिनेंट एलील भी देखने को मिलेंगे। तो डोमिनेंट वाले को पी से रिप्रेजेंट हमने किया और रिसेसिव वाले को क्यू से। और यहां पर मैंने एक चीज लिख रखी है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील को मिलाकर हम या तो 1 माने या 100% मान लें। भाई डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, दोनों को कंबाइंड कर दें तो 100% होगा, जिसे हमने 1 से रिप्रेजेंट किया है। अब यहां पर हम थोड़ा सा एक्सपेंशन करते हैं इस एक्सप्रेशन का। अब देखो यहां पर P प्लस क्यू का होल स्क्वायर हमने कर दिया, तो जब P प्लस क्यू का होल स्क्वायर किया तो यहां पर 1 का भी स्क्वायर कर दिया, 1 का भी स्क्वायर किया। और आपको शायद एक फॉर्मूला याद हो, A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां पर हमने अप्लाई किया क्योंकि मैथमेटिशियन है हार्डी-विनबर्ग साहब। में हार्डी साहब मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर किया, इधर 1 का होल स्क्वायर किया, तो P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर आपको देखने को मिला इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो देखिए यहां पर ये आपको एक इक्वेशन दिखा। ठीक है, अब यहां पर P स्क्वायर किसे रिप्रेजेंट करेगा, 2PQ किसे रिप्रेजेंट करेगा और Q स्क्वायर किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो P स्क्वायर की अगर हम बात करें सर, अगर P स्क्वायर की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर मैंने होमोजाइगस डोमिनेंट बोला इसका मतलब कैपिटल ए की बात हो रही है। ठीक है, होमोजाइगस है और डोमिनेंट है। आपको पता है अगर मैं कैपिटल टी की बात करूं तो सर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। सर कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करूं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर स्मॉल टी जीनोटाइप की बात करूं तो सर ये होमोजाइगस रिसेसिव होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को बढ़िया से पता है, ढंग से पता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग। P स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप या जीनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप या जीनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट वाले को। Q स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट किया, आप बोलेंगे सर Q स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप या जीनोटाइप को रिप्रेजेंट किया। और 2PQ रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को। भाई P और Q दोनों है, और जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करते हैं तो हेट्रोजाइगस होता है, लेकिन डोमिनेंट ही तो होता है क्योंकि यहां पर P अपना एक्सप्रेशन देगा जैसे कैपिटल टी अपना एक्सप्रेशन देता है, तो इसे हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। इसलिए हमने बोला कैपिटल ए स्मॉल ए की बात की, कैपिटल ए स्मॉल ए की बात की। ठीक है, और अगर हम आपसे बोले कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप आपसे बोला जाए, आप बोलेंगे सर डोमिनेंट तो होमोजाइगस डोमिनेंट वाला भी है मतलब P स्क्वायर भी है, और डोमिनेंट तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट वाला भी है मतलब 2PQ भी है। इसका मतलब P स्क्वायर प्लस 2PQ भी आपसे सवाल में पूछ सकता है। और यहां पर सवाल में पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। अगर डोमिनेंट फिनोटाइप आपसे पूछा तो आपको P स्क्वायर प्लस 2PQ दोनों के बारे में बताना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट बोला है तो P स्क्वायर,
हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तो 2pq की बात हो रही है। ध्यान से देखते हैं, इसे क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग करते हैं। अपने को ये इक्वेशन एक मिल गया है, आइए क्वेश्चंस के माध्यम से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, आपसे बोल रहा है कि इन रैंडम मेटिंग, अगर रैंडम मेटिंग की बात किया बेटा, इसका मतलब आइडियल पॉपुलेशन की बात हो रही है। यहां पर नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, जीन फ्लो देखने को नहीं मिलेगा। पॉपुलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप इज 0.09। अब अगर आप बताइए रिसेसिव फिनोटाइप का फ्रीक्वेंसी अगर 0.09 है, मतलब ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बोलेंगे सर ये क्यू स्क्वायर की बात हो रही है। क्यू स्क्वायर की बात हो रही है सर, क्योंकि रिसेसिव फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है क्यू स्क्वायर। यहां पर हमने इसे लिख दिया 0.09। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। आपसे हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के बारे में पूछ रहा है, और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है सर 2pq, ये आपको पता है। 2pq आपको फाइंड करना है। अब बताइए आपके पास क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, अगर क्यू स्क्वायर को से आप स्क्वायर को गायब करें तो आपका जो 0.09 है ये चला जाएगा अंडर रूट, ठीक है। और यहां पर आपको जो वैल्यू दिखेगी क्यू की वो हो जाएगी 0.3, वैल्यू क्या आ जाएगी 0.3। 0.3 आपको क्यू की वैल्यू मिल गई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील का वैल्यू आप पा गए। अब आपको फाइंड करना है, आपको एक फार्मूला पता ही है, सिंस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये आपको मालूम ही है, पिछली स्लाइड पर हम लोगों ने देख रखा है। यहां पर आप देखिए p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 अपने को पता है, तो यहां पर p प्लस क्यू इज इक्वल टू अगर 1 है तो आपको फाइंड करना है p के बारे में। तो आप बोलेंगे सर p इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू। अब q की वैल्यू आप बताइए, आप बोलेंगे सर p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3। अब बताइए p की वैल्यू क्या आई, p इज इक्वल टू 0.7। आपको p की वैल्यू मिल गई, मतलब डोमिनेंट एलील की भी वैल्यू आपने फाइंड कर, आपको 2pq निकालना है, आपके पास वैल्यू है ही। अब आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, बताइए p की वैल्यू कितनी है सर 7 है, 0.7 है, और सर q की वैल्यू कितनी है सर 0.3 है। फाइंड कर लीजिए सर, यहां पर 2pq जो निकल के आया, आप बोलेंगे सर कुल मिला के आएगा 0.42। भाई यहां पर 0.3 का मल्टीप्लाई आपने 0.7 से किया, 0.12 आएगा, और 0.12 का मल्टीप्लीकेशन आपने कर दिया 2 के साथ, आपको मिल जाएगा 0.42। और अगर इसे परसेंटेज में आप कन्वर्ट करते हैं तो आप बोलेंगे सर 42%। कितना आ जाएगा 42%। भाई अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज आपको देखने को मिल जाएगा। और यहां पर अगर वैल्यू की बात करें तो 2pq की वैल्यू या हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कितना आएगा 0.42 आएगा। और अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो आप 42% इसे कर लेंगे। यहां तक क्लियर है, ये तो रहा पहला सवाल। सेकेंड क्वेश्चन, यहां से आपके सारी चीजें, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इन अ रैंडम मेटिंग, फिर से देखिए रैंडम मेटिंग की ही बात हुई है। पॉपुलेशन, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है, मतलब लार्ज पॉपुलेशन है। 16% इंडिविजुअल्स आर एल्बिनिक। 16% इंडिविजुअल कैसे हैं, एल्बिनिक हैं। कैसे हैं भाई, एल्बिनिक हैं, वो तो सही है। पूछा क्या है आपसे, देन गिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी पूछा है, मतलब सर आपसे p की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, p की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। किसकी वैल्यू, p की। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप, तो होमोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप क्या है, आप बोलेंगे सर p स्क्वायर। सर फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप सर 2pq की बात कर रहा है, 2pq फाइंड करने के लिए बोल रहा है। और सर अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप की बात करें तो आप बोलेंगे सर डोमिनेंट फिनोटाइप की बात हो रही है, मतलब सर p स्क्वायर प्लस 2pq की बात हो रही है। ये सारी चीजें हम लोग देख कर रखे हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले पेज की तरफ चलते हैं, और यहां पर देखिए पहले सवाल की तरफ। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील आपको बताना है, मतलब p का वैल्यू आपको बताना है। आप बोलेंगे सर 16% आपको दिया गया है एल्बिनिक। देखिए एल्बिनिक जो कोई भी इंडिविजुअल है उसका दिया गया है 16%, और एल्बिनिक आपको पता है कैसा होता है, रिसेसिव फिनोटाइप होता है। इसका मतलब यहां पर क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, आप बोलेंगे सर 16%। सर 16% है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें किस में, भाई यहां पर अगर हम 16/100 कर दें, 100 से इसका क्या करें
आप बोलेंगे सर डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.16। क्या आ जाएगी? 0.16 आ जाएगी। 0.16 वैल्यू आई। अब आप बताइए यहाँ पर Q से अगर हम स्क्वायर को हटा दें तो अंडर रूट हो जाएगा 0.16, अंडर रूट 0.16। जो आपको वैल्यू देखने को मिलेगी Q की वो आपको मिल जाएगी 0.4। कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 0.4 आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको P की वैल्यू निकालनी है। आप बताइए P प्लस Q इज इक्वल टू कितना होता है? आप बोलेंगे सर 1। P की वैल्यू आपको चाहिए तो 1 माइनस Q आप कर देंगे, और आपको पता है कि सर 1 माइनस Q की वैल्यू है 0.4, तो आपको मिल जाएगा P की वैल्यू 0.6। देखिए आपने डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी निकाल ली। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 0.6 आ गई। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम चलें। आपसे सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप। आपको पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, डोमिनेंट फिनोटाइप की वैल्यू। अब बताइए पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? आप बोलेंगे सर 0.6 मिला है पी की वैल्यू, तो इसे स्क्वायर कर दीजिए, आपको यहां पर मिल जाएगा सर 0.36। ठीक है, परसेंटेज अगर देखें तो सर 36% हो जाएगा, 36% आपको मिल जाएगा। क्या ये चीजें क्लियर हैं? ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ अगर हम चलें, आपसे बोला हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप के बारे में बोल रहा है, मतलब 2pq आपको फाइंड करना है। अब आपको p और q दोनों की वैल्यू पता है। आप बोलेंगे सर 2 इंटू p की वैल्यू है 0.6 एंड q की वैल्यू है 0.4। सर यहां पर जो वैल्यू निकल कर आएगी सर 0.48, या इसी को अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहें तो सर परसेंटेज में अगर आप लिखना चाहें तो 48%। कितना परसेंट आ जाएगा भाई? 48% आपको डोमिनेंट फिनोटाइप या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलें। आपसे बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। अब देखिए डोमिनेंट फिनोटाइप बोला है, यहां पर आपसे क्या बोला था? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप। अब डोमिनेंट तो आपका होमोजाइगस भी होता है और आपका हेट्रोजाइगस भी होता है, तो आप बोलेंगे सर यहां पर आपसे बोल रहा है पी स्क्वायर प्लस 2pq की वैल्यू, 2pq की वैल्यू। बताइए पी स्क्वायर आपको कितना मिला था? यहां पर आप देख सकते हैं पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली थी। आप बोलेंगे सर 0.36, यहां पर आप लिखेंगे सर 0.36 प्लस 2pq की वैल्यू कितनी मिली सर? 0.48। बताइए कितना आपको प्राप्त हुआ? आप बोलेंगे सर 0.84 आपको मिला। 48 2 50, 80,84। बहुत बढ़िया। और अगर इसका परसेंटेज आप देखें तो आप बोलेंगे सर 84 पर, तो आपको या तो 0.84 वैल्यू मिलेगी, फ्रीक्वेंसी मिलेगी, या 84% मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप कितना आया? 84% आया या 0.84 आया। आप देखिए यहां पर एक ही क्वेश्चन से हम लोगों ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया। ठीक है भाई, तो ये हमने देखा किसके बारे में? ये हमने देखा, आज हमने देखा हार्डी-विनबर्ग लॉ के बारे में। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और वीडियोस के साथ हम लोग दोबारा मिलेंगे, दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।